हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। दिस साइड अंकिता। और आज के क्लास में फाइनली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका नेक्स्ट वाला चैप्टर नंबर 15, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री, स्टैंडर्ड 12th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। तो यस गाइज, इन टुडेज क्लास वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर विच इज पॉलीमर केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग देखेंगे सारी की सारी रिएक्शंस की कैसे पॉलीमर फॉर्म होता है, पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर के एप्लीकेशन क्या होते हैं, पॉलीमर कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपका जो ये वाला चैप्टर है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग तो है ही। जैसे कि आप लोग सोचोगे कि मैं हर चैप्टर को इंटरेस्टिंग बोलती हूँ, अब भाई सारे के सारे चैप्टर्स इतने इंटरेस्टिंग है तो इंटरेस्टिंग क्यों नहीं बोलेंगे। वैसे ही ये वाला चैप्टर भी बिल्कुल वैसा ही है। बहुत मस्त चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना फटाफट से आज का हमारा इस चैप्टर इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पार्ट नंबर 1 ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। चलिए भाई, तो अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि पॉलीमर होता क्या है। जैसे कि आप सभी को पता है भाई कि पॉलीमर क्या होता है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि पॉलीमर का डेफिनेशन क्या होता है, पॉलीमर होता क्या है, पॉलीमर वर्ड का मतलब क्या होता है। क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि हर चीज का एक मीनिंग होता है। जैसे कि अगर मेरा नाम अंकिता है तो उसका भी कुछ ना कुछ तो मतलब होगा, अगर आपका नाम कुछ और है तो उसका भी कुछ ना कुछ मीनिंग रहता है। तो हर वर्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग रहता है। इन द सेम फैशन जो पॉलीमर वर्ड है उसका भी कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, कुछ ना कुछ उसका तो मतलब होगा ना। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पॉलीमर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, और फिर हम लोग देखते हैं कि पॉलीमर वर्ड का डेफिनेशन क्या होता है, और फिर देखेंगे चैप्टर के अंदर में। चलिए देखते हैं पॉलीमर को। तो सबसे पहले बेसिकली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 15, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री। चलिए भाई, तो सबसे पहले देखते हैं पॉलीमर वर्ड को। अगर मैं बात करती हूँ पॉलीमर वर्ड की, तो जैसे कि इसके नाम में ही आपको दो टाइप की चीजें दिख रही है। पहली चीज दिख रही है पॉली, और सेकंड चीज दिख रही है आपको मर। ठीक है, इस मर का मतलब वो वाला चीज मत समझना। ठीक है, तो ये होता है पॉली। इस पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली का मतलब ही होता है बहुत सारा, मतलब ही मैनी। और मर का मतलब होता है यूनिट्स। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई कि अगर आप पॉलीमर वर्ड को देखते हो तो पॉलीमर वर्ड को देख के ही आपको दो चीजें समझ में आती है कि पॉली का मतलब होता है मैनी, मतलब बहुत सारे, और मर का मतलब होता है यूनिट, मतलब बहुत सारे यूनिट जो होते हैं जब वो एक दूसरे के साथ में ज्वाइन होते हैं तो उससे जो भी कंपाउंड बनता है उसका नाम होता है पॉलीमर। पॉली मीन्स मैनी एंड मर मतलब यूनिट। ठीक है, तो मैनी यूनिट्स। चलिए, ये तो हुआ पॉलीमर वर्ड का मीनिंग, मतलब ये पॉलीमर वर्ड इंडिकेट क्या करता है। तो चलिए अब देखते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री को कि बेसिकली पॉलीमर केमिस्ट्री है क्या चीज, और पॉलीमर जो होते हैं उसका डेफिनेशन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ पॉलीमर। तो अभी हम लोग देख रहे हैं बेसिकली पॉलीमर का डेफिनेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पॉलीमर के डेफिनेशन को। एक बार मैं लिखती हूँ फिर अपन लोग समझते हैं। द जायंट complex macromolecules, the giant complex macromolecules formed from repeating units called as monomer इसको बोलते हैं पॉलीमर। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई कि एक ऐसा जायंट मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का मतलब आप ही समझ जाओ भाई, वो कॉम्प्लेक्स ही है। जायंट का मतलब बहुत बड़ा, कॉम्प्लेक्स। मैक्रोमोलिक्यूल मतलब बहुत बड़ा मॉलिक्यूल जो होता है, जो फॉर्म होता है रिपीटिंग यूनिट से, मतलब ही जो फॉर्म होता है मोनोमर से, उसको आप लोग पॉलीमर बोलते हो। तो बेसिकली मैंने आपको भी फिलहाल दो चीजें बताई कि पॉलीमर जो होता है, पॉली मतलब ही होता है बहुत सारा, मतलब ही मैनी, और मर का मतलब होता है यूनिट। फिर मैंने आपको पॉलीमर वर्ड का डेफिनेशन बताया कि जो भी जायंट मतलब बहुत ही बड़े, ठीक है,
कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, जो आपके मोनोमर से बनते हैं, उसी को आप लोग क्या बोलते हो, पॉलीमर बोलते हो। तो भाई ये हुआ पॉलीमर और पॉलीमर का डेफिनेशन। चलिए देखते हैं कि बेसिकली जो पॉलीमर्स होते हैं वो कौन से टाइप के होते हैं, क्योंकि आप लोग सोचते हो ना कि हर चीज़ों के कुछ ना कुछ टाइप रहते हैं, कि वो ऐसे टाइप का है, वो वैसे टाइप का है। इन द सेम फैशन पॉलीमर में भी कुछ ना कुछ टाइप्स होते हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं कि बेसिकली पॉलीमर के टाइप्स कौन से होते हैं, जनरल बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं इसका, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो जो भी आपके पॉलीमर होते हैं ना, पॉलीमर के बेसिकली 2 टाइप होते हैं, ठीक है। पहला होता है आपका ऑर्गेनिक पॉलीमर और सेकंड होता है आपका इनऑर्गेनिक पॉलीमर। मतलब पॉलीमर जो होते हैं उसके 2 टाइप है, पहला है ऑर्गेनिक और सेकंड है इनऑर्गेनिक। अब कुछ लोग सोचेंगे क्या बात कर रहे हैं, पॉलीमर के तो बहुत सारे टाइप है, आपने तो सिर्फ और सिर्फ हमको 2 ही टाइप बताया। अरे भाई नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या बोला, मैंने बोला अपन जनरल बेसिस पे क्लासिफिकेशन देख रहे। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेस, वो तो अभी आएगा भाई, उसको टाइम है। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जो भी आपका पॉलीमर है उसके 2 मेजर टाइप्स होते हैं। ये क्लासिफिकेशन हम लोग जनरल बेसिस पे देख रहे हैं। 2 मेजर टाइप होते हैं, पहला होता है ऑर्गेनिक पॉलीमर और सेकंड होता है इनऑर्गेनिक पॉलीमर। अब जो भी आपका 12th का सिलेबस है उसमें बेसिकली हम लोग ऑर्गेनिक पॉलीमर्स को ही देखने वाले हैं और हम लोग इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स की स्टडी नहीं करेंगे। ये जो इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स की स्टडी है ये आप लोग करते हो अगर आप लोग जैसे अपने ग्रेजुएशन में या अपने इंजीनियरिंग में पॉलीमर केमिस्ट्री को लेते हो, तब आप वहाँ पे ये वाले पॉलीमर को स्टडी करेंगे। अदरवाइज आपका 12th का कैसे थोड़ा सा बेसिक होता है, कम लेवल पे होता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 12th के सिलेबस में ऑर्गेनिक पॉलीमर को ही देखना है और इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं ऑर्गेनिक पॉलीमर में। दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ठीक है मुझे समझ गया कि पॉलीमर वर्ड होता क्या है, ठीक है मुझे ये भी समझ गया कि पॉलीमर की डेफिनेशन क्या होती है, हाँ मुझे ये भी समझ गया कि पॉलीमर के 2 मेजर टाइप कौन से होते हैं, और हाँ मुझे ये भी समझ गया कि 12th के सिलेबस में ऑर्गेनिक पढ़ना है। बट दिमाग में क्वेश्चन आता है ये जो ऑर्गेनिक पॉलीमर है इसमें मुझे पढ़ना क्या क्या है। दिमाग में क्वेश्चन आता है ना, क्योंकि पॉलीमर केमिस्ट्री तो बहुत बड़ा है, फिर मैं क्या क्या पढ़ने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आप बेसिकली पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो आप जो पढ़ने वाले ना, आप पढ़ने वाले सबसे पहले इसके टाइप्स को, कि ऑर्गेनिक पॉलीमर के आपके टाइप्स कौन से होते हैं। इसी के बाद में आप पढ़ने वाले हैं इसके प्रिपरेशन को, और प्रिपरेशन के बाद में ही आप पढ़ने वाले हो उसको, उसके यूजेस को और एप्लीकेशंस को। तो आप ऑर्गेनिक पॉलीमर में, सारे पॉलीमर में ये 3 चीजें डिस्कस करने वाले हो। सबसे पहले देखेंगे उसके टाइप्स को कि उसके और कौन से टाइप्स है। सेकंड आप लोग देखेंगे प्रिपरेशन और सिंथेसिस को, मतलब आप लोग उसको प्रिपेयर कैसे करेंगे और आप लोग उसको सिंथेसाइज कैसे करेंगे। और तीसरी चीज है उसके यूजेस को और उसके एप्लीकेशंस को। आई होप सभी को क्लियर हुआ है। दिस इज द जनरल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू पॉलीमर। नाउ वी विल स्विच टू क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल द पॉलीमर्स। आई होप सभी को ये चीज समझ में आई है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू, ठीक है। चलिए लेट्स मूव अहेड, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलिए भाई, अब ये तो हुआ पॉलीमर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स को। बट दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्लासिफिकेशन तो कितने सारे हैं बुक में, बाप रे, एक के बाद एक इतने सारे क्लासिफिकेशन दिए। अब हमको कैसे याद रहेगा कि क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करना है। अगर आप सीधा सीधा पढ़ा दोगे कि देखो भाई ये इसके टाइप है, ये इसके टाइप है, ये इसके टाइप है, तो आपको तो समझ में नहीं आएगा कि क्लासिफिकेशन एक्चुअली करना कौन से बेसिस पे। बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। तो अपन लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन हम लोग किस किस बेसिस पे करने वाले हैं। अगर अपन को ये आइडिया मिल गया कि बेसिकली हम लोगों को क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे करना है, तो भाई फिर क्लासिफिकेशन तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि अभी हम लोगों को क्लासिफिकेशन कौन से बेसिस पे करना है। लेट्स सी। चलिए भाई देखते हैं कि हम लोग क्लासिफिकेशन को कौन से बेसिस पे करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ। तो हम लोग अभी देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब कौन से बेसिस पर हम लोग पॉलीमर को क्लासिफाई करने वाले हैं। क्योंकि अगर आपको बेसिक पता चल जाए तो फिर वो चीज पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन विच बेसिस, कौन से बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे। लेट्स सी, ठीक है।
तो सबसे पहला जो है क्लासिफिकेशन वो आप लोग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स को ही आप लोग ओरिजिन भी बोलते हो, ठीक है। तो पहला क्लासिफिकेशन जो आपका रहेगा वो रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ठीक है। सेकेंड वाला जो क्लासिफिकेशन आपका रहेगा वो रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब सेकेंड वाला जो क्लासिफिकेशन आपका रहेगा वो आप लोग करेंगे कि पॉलीमर का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। थर्ड वाला क्लासिफिकेशन आपका रहेगा मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, किस बेसिस पे कैसे कैसे मोड पर आपका पॉलीमराइजेशन होता है, वो रहेगा आपका मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट जो बेसिस है वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। नेक्स्ट टाइप है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मोनोमर, और लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ बायोडिग्रेडेबिलिटी। चलिए भाई, तो आप लोग जरा समझ लो कि अपन को क्लासिफिकेशन इतने सारे टाइप्स का पढ़ना है। तो पहले अपन लोग पढ़ने वाले हैं कि पॉलीमर का क्लासिफिकेशन कैसे होगा सोर्स और ओरिजिन के बेसिस पर। सोर्स और ओरिजिन में आप देखोगे कि पॉलीमर कहाँ से आया है, पॉलीमर का ओरिजिनेट क्या है, पॉलीमर जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, उसका ओरिजिन क्या है और उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से आया, वो चीज़ हम लोग इस टाइप में देखेंगे और फिर उसके क्लासिफिकेशन। सेकेंड में आप लोग देखेंगे पॉलीमराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब जो भी आपके पॉलीमर फॉर्म होते हैं उनको हम लोग कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से। अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो उस पॉलीमर का नाम क्या रहेगा। तो स्ट्रक्चर और शेप के हिसाब से अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो आएगा आपका पॉलीमराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तीसरा टाइप है मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। मोड मतलब पॉलीमर जो है वो कैसे फॉर्म हो रहा है, वो कैसे मोड में उसका फॉर्मेशन हो रहा है, रिंग चेन फॉर्म में फॉर्म हो रहा है या क्लोज फॉर्म में फॉर्म हो रहा है या ओपन फॉर्म में फॉर्म हो रहा है, उसका पॉलीमराइजेशन का मोड कैसा है वो हम लोग इसमें देखेंगे। नेक्स्ट वाले इसमें देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, क्योंकि कुछ कुछ पॉलीमर रहते हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रहते हैं और कुछ में काफ़ी वीक होते हैं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मतलब ये दो मॉलिक्यूल के बीच में जो भी फोर्सेस रहेंगे उस हिसाब से हम लोग इसमें क्लासिफिकेशन देखेंगे। यहाँ पे रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मोनोमर, कैसे कैसे अलग अलग मोनोमर की हेल्प से हम लोग अलग अलग पॉलीमर को सिंथेसाइज करेंगे। और लास्ट वाला है ऑन द बेसिस ऑफ बायोडिग्रेडेबिलिटी, मतलब ही कौन से पॉलीमर एनवायरमेंट में रिसाइक्लेबल है, रीयूजेबल है और कौन से पॉलीमर ऐसे हैं जिनको हम रीयूज नहीं कर सकते। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि चॉकलेट के जो रैपर्स रहते हैं, इसके पहले जब हम लोग छोटे थे, जब मैं छोटी थी, तो वो चॉकलेट के रैपर्स मिलियंस ईयर्स तक के वैसे ही रहते थे, वो डिग्रेड नहीं हो पाते थे। लेकिन आजकल के देखो जो चॉकलेट के रैपर्स है, आजकल के जो प्लास्टिक्स हम लोग यूज कर रहे हैं वो प्लास्टिक जो है वो डिग्रेड हो जाते हैं। मतलब अगर आप लोगों ने उनको रिसाइकल किया तो वो रिसाइकल भी हो जाएंगे, वो मेल्ट भी हो जाते हैं। लेकिन जो अपने जो प्रीवियस वाले प्लास्टिक्स थे जो हम लोग यूज करते थे वो मिलियन ईयर्स तक के वैसे ही रहते थे। इसीलिए बीच में देखो क्या आया था, पूरे प्लास्टिक बैग्स जो थे वो बैन कर दिए थे। रीजन ये था कि वो प्लास्टिक जो थे वो रिसाइक्लेबल नहीं थे और वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा हजार्डियस थे। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, फिर बायोडिग्रेडेबिलिटी मतलब ऐसे पॉलीमर्स को सिंथेसाइज करना सीखा जो पॉलीमर्स एनवायरनमेंट में इको फ्रेंडली है और जो पॉलीमर्स एनवायरनमेंट में बायोडिग्रेडेबल है। तो वो चीज हम लोग यहाँ देखने वाले ऑन द बेसिस ऑफ बायोडिग्रेडेबिलिटी। तो ये है आपके सारे के सारे बेसिस। चलिए अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं अपने फर्स्ट वाले बेसिस पर, मतलब अभी हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स और ओरिजिन, कि कौन से सोर्स से वो आया है, कौन से ओरिजिन से वो आया है, वो हम लोग अभी देखेंगे। लेट्स सी दैट। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, हम लोग देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, और ये जो क्लासिफिकेशन हम लोग देख रहे हैं ये देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स और ओरिजिन। तो इसके टोटल 3 मेजर टाइप्स है। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो इसके टोटल 3 मेजर टाइप्स है, ठीक है। पहला टाइप है आपका नेचुरल पॉलीमर, पहला टाइप है नेचुरल पॉलीमर, ठीक है। सेकेंड टाइप है आपका सिंथेटिक पॉलीमर, और थर्ड टाइप है आपका सेमी सिंथेटिक पॉलीमर।
मतलब आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई कि जो भी आपका पॉलीमर है उसके टोटल 3 मेजर टाइप्स है। पहला है नेचुरल पॉलीमर, सेकेंड है सिंथेटिक पॉलीमर और थर्ड है आपका सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये तीनों टाइप्स को, चलिए देखते हैं। ठीक है, अब जरा इधर देखो भाई, इसका नाम ही है नेचुरल। नेचुरल का मतलब क्या होगा? नेचुरल का मतलब ही होगा नेचर, है ना। तो नाम में ही है, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे लोगों के नाम रहते वैसे उनके काम रहते। अगर नाम ही है नेचुरल पॉलीमर तो उससे आपको इतना तो आइडिया मिल गया कि ये जो पॉलीमर है ये कहीं ना कहीं नेचर से आया है, इसलिए इसका नाम भी क्या है? नेचुरल पॉलीमर। समझे या नहीं समझे? तो वही वाली चीज लिखना है कि ऐसे पॉलीमर जो आपको नेचर से मिले हैं उन पॉलीमर्स का नाम क्या रहेगा? नेचुरल पॉलीमर्स। चलिए देखते हैं उसके डेफिनेशन को। द पॉलीमर obtained from natural source, the polymer obtained from natural source are called as natural polymer। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि ऐसे पॉलीमर जो नेचुरल सोर्स से आए हैं उनका नाम क्या रहेगा? नेचुरल पॉलीमर। क्योंकि ये पॉलीमर का नाम ही है नेचुरल, मतलब ही ये नेचुरल सोर्स से आए हैं, मतलब ही ये नेचर से आए हैं, इसलिए उस पॉलीमर का नाम क्या है? नेचुरल पॉलीमर। अभी मैं आपको उसका एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ क्योंकि उसके फर्दर और क्लासिफिकेशंस है और हम लोगों को उसके फर्दर क्लासिफिकेशंस भी देखना है, इसलिए फिलहाल मैं आपको उसका एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ। आई होप सभी को क्लियर हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं सिंथेटिक पॉलीमर कि सिंथेटिक पॉलीमर क्या है। अब भाई आप लोग देखो उसके नाम में ही आ रहा है सिंथेटिक, मतलब आप ही बताओ ये जो पॉलीमर है ये सिंथेसाइज किया है। अब आप ही बताओ सिंथेसाइज कौन करेगा? ह्यूमन बींग्स ही करेंगे ना, मैन मेड ही करेंगे। मतलब आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि ये जो पॉलीमर है, जैसे कि इसका नाम ही है सिंथेटिक पॉलीमर, मतलब ये जो पॉलीमर है ये कहीं ना कहीं ह्यूमन ने सिंथेसाइज किया है, ह्यूमन ने इसको बनाया है आर्टिफिशियली, इसलिए इसका नाम क्या है? सिंथेटिक। अगर नाम में दिखता है नेचुरल पॉलीमर तो समझ जाना कि ये जो पॉलीमर है ये नेचुरल सोर्स से आया है, जैसे कि प्लांट से आया है, जैसे कि एनिमल से आया है, तो वो नेचुरल है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ सिंथेटिक पॉलीमर की तो उसका नाम ही है सिंथेटिक, मतलब जिसको ह्यूमन बीइंग ने सिंथेसाइज किया है ना, मतलब ही जो मैन मेड पॉलीमर है वही हुए आपके सिंथेटिक पॉलीमर। चलिए उसका भी डेफिनेशन लिखते हैं। द पॉलीमर which are synthesized, which are artificially synthesized, the polymer which are artificially synthesized or man-made polymer are called as synthetic polymer, are called as synthetic polymer। आई होप सभी को ये चीज क्लियर हुई। मतलब ऐसे पॉलीमर जो आर्टिफिशियली हम लोग बना रहे हैं, जिसको जो मैनमेड पॉलीमर्स भी कहा जाता है क्योंकि इंसान ने उसको बनाया है, इंसान ने उसको सिंथेसाइज किया है, इसलिए उसको बोलते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, अब मैं सारे एग्जांपल्स आपको एक साथ दूंगी, थोड़ा सा वेट करो। अब देखते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर को कि सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बेसिकली क्या है। द पॉलीमर विच आर डिराइव फ्रॉम natural polymer are called as semi synthetic पॉलीमर। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो, अपन लोग सारी चीजें इसमें समझेंगे, थोड़ा सा बस थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना है, सारी चीजें मैं इसमें समझा दूंगी कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए अब जरा इधर देखना, सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। जो भी आपका नेचुरल पॉलीमर है, जैसे कि वो प्लांट से भी आया है और वो एनिमल से भी आया है, तो फर्दर उसके और 2 टाइप्स है। तो अभी हम लोग सबसे पहले देखते हैं नेचुरल पॉलीमर्स के टाइप्स को, फिर मैं सभी के एग्जाम्पल आपको एक साथ दूंगी, क्योंकि अगर मैं एग्जाम्पल अलग अलग दूंगी तो आपको अलग अलग समझने में प्रॉब्लम जाएगी। बट अगर मैं एग्जाम्पल एक साथ देके आपको समझाती हूँ तो आपको समझ में आएगा कि कैसे सारी चीजें हो रही है। चलिए देखते हैं नेचुरल पॉलीमर्स के टाइप्स को। पहला टाइप होता है प्लांट पॉलीमर और सेकंड टाइप होता है आपका एनिमल पॉलीमर। ठीक है, अब जरा यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जैसे कि इसका नाम ही है भाई प्लांट पॉलीमर,
तो आप लोग ही बताओ, नाम के अंदर में ही प्लांट आ रहा है, मतलब ये जो पॉलीमर होंगे इसको आपने कहाँ से ऑब्टेन किया होगा? प्लांट से, क्योंकि उसका नाम ही है प्लांट पॉलीमर। मतलब ये ऐसे पॉलीमर है जो हमने प्लांट से ऑब्टेन किया है। चलिए लिखते हैं, द पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, द पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट आर कॉल्ड एज प्लांट पॉलीमर। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हीं को हम लोग बोलते हैं प्लांट पॉलीमर। आई होप सभी को क्लियर हो गया है कि ऐसे पॉलीमर जो प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, जो हम लोगों को प्लांट से मिलता है, वो पॉलीमर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लांट पॉलीमर। अब बताओ भाई, प्लांट क्या हम लोगों ने बनाया है? नहीं, प्लांट तो नेचुरल है ना, इसीलिए वो नेचुरल पॉलीमर का टाइप है। प्लांट पॉलीमर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कॉटन, है ना, क्योंकि कॉटन जो है वो भी एक पॉलीमर ही है। क्या कॉटन को हमने अपने हाथ से बनाया? नहीं, कॉटन तो नेचुरली बना है ना, वो नेचुरल सोर्स से बना है, क्योंकि कॉटन एक नेचुरल पॉलीमर है। और वो आपको कहाँ से मिला है? प्लांट। प्लांट भी नेचुरल है। क्या प्लांट को हमने बनाया? क्या नहीं। क्या कॉटन को हम बनाते हैं? नहीं, वो तो आपको प्लांट से मिलता है। इसलिए कॉटन जो है वो एग्जाम्पल है आपके प्लांट पॉलीमर का। तो आपको याद रखना है कि इसका एग्जाम्पल है कॉटन। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम्पल देना है, दो एग्जाम्पल्स का कहीं पे भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओनली यू हैव टू गिव सिंगल एग्जाम्पल, राइट। चलिए अब देखते हैं एनिमल का। जैसे कि जब मैं बात करी थी प्लांट पॉलीमर की, तो ये पॉलीमर प्लांट से मिले थे। अब हम लोग बात कर रहे हैं एनिमल पॉलीमर की। तो आप लोग ही बताओ भाई, ये पॉलीमर आपको कहाँ से मिले होंगे? एनिमल से। तो यहाँ पे भी वही चीज रहेंगी, द पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, द पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल आर कॉल्ड एज एनिमल पॉलीमर, आर कॉल्ड एज एनिमल पॉलीमर। आई होप सभी को क्लियर हो गया कि अगर पॉलीमर प्लांट से मिलते हैं तो प्लांट पॉलीमर, अगर पॉलीमर एनिमल से मिलते तो एनिमल पॉलीमर। इसका एग्जाम्पल है सिल्क, क्योंकि जो सिल्क होता है वो आपको कौन से एनिमल से मिलता है? सिल्क वॉर्म से। बचपन में हम लोग पढ़ते थे ना कि सिल्क हमको सिल्क वॉर्म से मिलता है। तो सिल्क जो है भाई वो आपके एनिमल पॉलीमर का ही तो एग्जाम्पल है। इसके अंदर में आप वूल को भी डाल सकते हो, नो डाउट, बट सिल्क एक एग्जाम्पल इज मोर देन इनफ। सिल्क वॉर्म एक एनिमल है ना, और आपको उससे सिल्क मिलता है, तो वो आपका क्या हुआ? एनिमल पॉलीमर, ठीक है। चलिए ये तो हुआ नेचुरल, क्योंकि ये हम लोग बना नहीं सकते। प्लांट से मिल रहा है कि एनिमल से मिल रहा है, वो हम नहीं बना सकते। अब हम लोग बात कर रहे हैं सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक पॉलीमर की, कि सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है। ये अपन थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, मतलब ये, ठीक है। हाँ, तो अभी हम लोग देख रहे हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर को और सिंथेटिक पॉलीमर को, कि सेमी सिंथेटिक क्या होता है और सिंथेटिक क्या होता है। अब जरा इधर देखना, ये है सिंथेटिक। आप अगर आपकी मम्मी से पूछते हो तो मम्मी के पास 3 टाइप की साड़ियाँ होती है। पहली साड़ी होती है कॉटन की साड़ी। सभी को पता है कि एक टाइप की साड़ी होती है कॉटन की साड़ी। आप लोगों ने देखा होगा, मम्मी से जरा पूछना, मम्मी आपके पास कॉटन की साड़ी है क्या? हाँ। तो आप ही बताओ, मम्मी के पास जो कॉटन की साड़ी है वो कौन से पॉलीमर से बनी है? नेचुरल, सेमी सिंथेटिक या सिंथेटिक? नेचुरल पॉलीमर से, क्योंकि वो जो साड़ी है वो कॉटन की है, और कॉटन की साड़ी मतलब ही प्लांट पॉलीमर, मतलब ही वो नेचुरल पॉलीमर से बनी है। सभी को समझ में आया? तो अगर मम्मी के पास कॉटन की साड़ी है तो वो नेचुरल पॉलीमर का टाइप है। चलिए, आप लोगों ने देखा होगा मम्मी के पास और भी 2 वैरायटी की साड़ी होती है। एक तो कॉटन की है, दूसरी होती है सिंथेटिक साड़ी, जिसको हम लोग बोलते हैं एक ऐसी चीज जो ह्यूमन बीइंग ने सिंथेसाइज की है, इसलिए उसको बोलते हैं सिंथेटिक। इसलिए वो साड़ी का नाम भी क्या होता है? सिंथेटिक साड़ी। पता है सभी को? सिंथेटिक साड़ी में आपके टेरिकॉट आता है, टेरिलीन आता है, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें है आपकी सिंथेटिक। तो आप लोगों ने देखा होगा मम्मी बोलती है कि ये साड़ी में कपड़ा जो है वो टेरिकॉट का कपड़ा है ना। मम्मी बोलती है कि ये जो साड़ी है ये सिंथेटिक साड़ी है ना। और ये जो चीज होती है बहुत ज्यादा सस्ती मिलती है, बहुत ज्यादा। कॉटन की साड़ी महंगी मिलेगी, बट सिंथेटिक साड़ी काफी सस्ती मिलती है। रीजन ये है क्योंकि इसको ह्यूमन बीइंग सिंथेसाइज कर रहा है, तो ये बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल रहता है। और सिंथेटिक साड़ी जो होती है वो बहुत ज्यादा सस्ते में मिल जाती है, बहुत ही ज्यादा महंगी रहती नहीं है वो। तो ये जो साड़ी है इसमें एग्जाम्पल आता है आपका टेरिकॉट का। टेरिकॉट, टेरिलीन, नाइलॉन, ये सब इसी का पार्ट है। तो याद रखना है आपको कि मम्मी के पास जो पहली साड़ी थी वो कॉटन की साड़ी थी, मतलब वो नेचुरल पॉलीमर। मम्मी के पास जो सेकंड टाइप की साड़ी थी वो थी आपकी सिंथेटिक साड़ी, जिसमें टेरिकॉट का, अपन बोलते हैं ना इसमें टेरिकॉट का कपड़ा है, टेरिलीन का कपड़ा है। मम्मी से पूछना भाई अपने, ठीक है। मुझे तो पता है, आप भी अपनी मम्मी से पूछो। मैंने भी अपनी मम्मी का सर खाया, आप भी अपनी मम्मी का सर खाओ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख रहे हैं सेमी सिंथेटिक। तो तीसरी टाइप की जो साड़ी होती है मम्मी के पास में वो सेमी सिंथेटिक होती है। आप ही बताओ, इसका नाम है सेमी सिंथेटिक। सेमी से क्या समझ में आता है?
सेमी से ये समझ में आता है कि इसमें आधा पार्ट तो नेचुरल है और आधा पार्ट सिंथेटिक है, इसलिए उसका नाम भी क्या है, सेमी सिंथेटिक। आधा पार्ट नेचुरल है मतलब आधा पार्ट कॉटन है और आधा पार्ट सिंथेटिक है, इसलिए नाम क्या है, सेमी सिंथेटिक, मतलब आधा सिंथेटिक आधा कॉटन। तो ये वाली चीज है आपकी सेमी सिंथेटिक। अब सेमी सिंथेटिक के जो एग्जाम्पल्स है वो मैं आपको देती हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। सेमी सिंथेटिक का एग्जाम्पल है आपका सेलुलोज, एक सेकेंड, रेयन, ठीक है, रेयन के बाद में सेलुलोज नाइट्रेट, ये सब आपके सेमी सिंथेटिक के एग्जाम्पल्स है। एक एग्जाम्पल भी दिया तो भी काफी है, ठीक है। चलिए, तो साड़ी के 3 टाइप, कॉटन जो सबसे महंगा होता है, सिंथेटिक जो सबसे सस्ता होता है, और सेमी सिंथेटिक जो सिंथेटिक और नेचुरल से बनता है, जो सिंथेटिक और कॉटन से बनता है, जिसका नाम होता है सेमी सिंथेटिक। वो मिडिल क्लास होता है, मतलब ना तो वो ज्यादा महंगा होता है ना तो वो ज्यादा सस्ता होता है, वो बीच में होता है। कॉटन सबसे महंगा होता है और सिंथेटिक सबसे सस्ता होता है, ठीक है। जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्लासिफिकेशन आप लोगों ने किस बेसिस पे किया, ओरिजिन के बेसिस पे। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और सोर्स, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि वो कहाँ से आए हैं, प्लांट से, एनिमल से, ह्यूमन बीइंग से, है ना, इसलिए ओरिजिन और सोर्स। लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, ये तो हुआ आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स और ओरिजिन। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप को, जो कि है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर को। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन हम लोग देख रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन बेसिकली गाइस हम लोग जो देख रहे हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो अभी हम लोग जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देख रहे हैं पॉलीमर का, वो हम लोग देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग उसको कैसे क्या क्लासीफाई कर रहे हैं वो हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहला टाइप होता है आपका लीनियर और स्ट्रेट चेन पॉलीमर। तो सबसे पहला टाइप है आपका लीनियर और स्ट्रेट चेन पॉलीमर। सेकेंड टाइप होता है आपका ब्रांच चेन पॉलीमर। और थर्ड टाइप आपका होता है क्रॉस लिंक पॉलीमर। मतलब यहाँ पे आप लोगों ने टोटल ये देखा कि जो भी आपके पॉलीमर है उसके टोटल 3 मेजर टाइप है। पहला है आपका लीनियर और स्ट्रेट चेन, सेकंड है आपका ब्रांच चेन और थर्ड है आपका क्रॉस लिंक पॉलीमर। ये जो 3 मेजर टाइप है, ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो चलिए देखते हैं। अब दिमाग में इतना तो आइडिया आ ही गया कि अगर स्ट्रक्चर है मतलब कहीं ना कहीं सभी का स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट रहेगा, इसलिए इसका नाम क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं इस पार्ट को। चलिए भाई, इसका डेफिनेशन लिखते हैं। द पॉलीमर इन विच मोनोमर आर जॉइंड टुगेदर in the form of linear chain or straight chain are called as linear or straight chain polymer. ठीक है भाई, चलिए इस चीज को जरा समझते हैं कि यहाँ पे बोल के रखा है। जैसे कि इसका नाम ही है लीनियर और स्ट्रेट चेन, मतलब इससे आपको एक आइडिया ये मिलती है कि जो भी आपके मोनोमर है उनको हम लोग किस फॉर्म में ज्वाइन करने वाले हैं, लीनियर फॉर्म में या स्ट्रेट फॉर्म में, इसलिए उसका नाम क्या है, लीनियर और स्ट्रेट चेन पॉलीमर। जैसे लोगों के नाम रहते वैसे उनके काम रहते। अब इसका नाम ही है लीनियर और स्ट्रेट चेन, मतलब ये जो पॉलीमर का टाइप है इसमें आपकी जो मोनोमर है उसको हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं स्ट्रेट फॉर्म में, उसको हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं लीनियर अरेंजमेंट फॉर्म में या तो स्ट्रेट चेन फॉर्म में, इसीलिए उसका नाम क्या है, लीनियर और स्ट्रेट चेन पॉलीमर। ठीक है, चलिए इसका हम लोग देखते हैं बेसिकली डायग्राम, कि इसका जो डायग्राम है वो कैसा रहेगा। इसका डायग्राम आपका देखो कैसा रहेगा, एक बार हम लोग देख लेते हैं उस चीज को। तो चलिए भाई, आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, जरा ध्यान से देखना
यहाँ पे ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये मोनोमर है। ये एक छोटा मतलब ये एक मोनोमर, ये दूसरा मोनोमर, ये तीसरा मोनोमर, ये चौथा मोनोमर, ऐसे बहुत सारे मोनोमर है। और जब वो मोनोमर को मैंने ज्वाइन किया तो उससे क्या बना, उससे पॉलीमर बना। लेकिन ये जो पॉलीमर है इसमें जो मोनोमर आप अगर देखते हो तो वो लीनियर फॉर्म में, देखो ना सारे के सारे जो मोनोमर है वो लीनियर फॉर्म में है, एक लाइन में आपको दिख रहे हैं, स्ट्रेट फॉर्म में वो दिख रहे हैं, है ना, इसलिए उसका नाम भी क्या रहेगा, लीनियर चेन और स्ट्रेट चेन पॉलीमर। चलिए अब देखते हैं ब्रांच चेन पॉलीमर। आप ही बताओ भाई, जब नाम लीनियर और स्ट्रेट चेन था तो उसमें मोनोमर भी स्ट्रेट फॉर्म में मतलब ही लीनियर फॉर्म में ज्वाइन हो रहे थे। अब इसका नाम है ब्रांच चेन, ब्रांच मतलब आप लोग ही बताओ इसमें जो मोनोमर है वो कैसे ज्वाइन होंगे, इन द फॉर्म ऑफ ब्रांचेस, इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच लाइक अरेंजमेंट, इसलिए उसका नाम भी क्या है, ब्रांच चेन पॉलीमर। तो चलिए लिखते हैं ब्रांच चेन पॉलीमर के डेफिनेशन को, रट्टा नहीं मारना, द पॉलीमर इन विच द मोनोमर आर जॉइंड, ऐसा रट्टा मत मारो, समझो ना, नाम क्या है ब्रांच चेन, मतलब मोनोमर कैसे फॉर्म में ज्वाइन होंगे, और रे भाई ब्रांच फॉर्म में। चलिए लिखते हैं द पॉलीमर इन विच मोनोमर, द पॉलीमर इन विच मोनोमर are joined together to form branch like arrangement are called as तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई कि एक ऐसा पॉलीमर जिसमें आप मोनोमर को ज्वाइन कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच लाइक अरेंजमेंट, क्योंकि नाम ही है ब्रांच चेन, मतलब आप मोनोमर को किस फॉर्म में ज्वाइन करेंगे, ब्रांच के फॉर्म में, इसलिए नाम भी क्या है, ब्रांच चेन पॉलीमर। चलिए भाई अब इसका डायग्राम हम लोग देखते हैं कि इसका डायग्राम कैसे क्या होगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि ये आपका एक मोनोमर है, दूसरा मोनोमर है, तीसरा मोनोमर, और इसको क्या दिख रहा है, इसको दिख रहे हैं आपको ब्रांच। देखो भाई देखो, ट्री के ब्रांच होते हैं ना, झाड़ के अलग अलग ब्रांच होते हैं, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसा दिया जाता है तो ये क्या है, लीनियर और स्ट्रेट चेन पॉलीमर। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ दिया जा रहा है, ये यहाँ पे एक ऐसा जा रहा है, एक ऐसा जा रहा है, एक ऐसा जा रहा है, तो ये क्या हुआ, ब्रांच चेन पॉलीमर, क्योंकि वहां पे क्या दिख रहा है आपको, अलग अलग ब्रांचेस दिख रहे हैं, इसलिए उसका नाम भी क्या रहेगा, ब्रांच चेन पॉलीमर। ठीक है, चलिए ये तो हुआ भाई ब्रांच चेन पॉलीमर का स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर को, कि बेसिकली आपका जो क्रॉस लिंक पॉलीमर है वो होता क्या है। तो चलिए देखते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर को। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप बताओ भाई, इसका नाम है क्रॉस लिंक, मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग होंगी, इसलिए उसका नाम भी क्या है, क्रॉस लिंक पॉलीमर। तो चलिए लिखते हैं इसका डेफिनेशन, द पॉलीमर in which monomer are joined together in the form of cross-link structure are called as चलिए भाई अब इसका नाम है क्रॉस लिंक, मतलब यहाँ पे जो आप मोनोमर को ज्वाइन करने वाले हो वो किस फॉर्म में ज्वाइन करने वाले हो, क्रॉस लिंक फॉर्म में, इसलिए उसका नाम भी क्या है, क्रॉस लिंक पॉलीमर। ठीक है, चलिए दिमाग में क्वेश्चन आता है ये क्रॉस लिंक पॉलीमर कैसे क्या हो गए। चलिए देखते हैं, देखना जरा, ये था आपका एक पॉलीमर, ठीक है, ये है आपका कोई सेकेंड पॉलीमर, ये है आपका कोई थर्ड पॉलीमर। अब देखो मैंने क्या किया, एक पॉलीमर को दूसरे पॉलीमर से ज्वाइन किया, दूसरे पॉलीमर को तीसरे पॉलीमर से ज्वाइन किया, पहले पॉलीमर को दूसरे पॉलीमर के साथ ज्वाइन किया, तीसरे पॉलीमर को दूसरे पॉलीमर के साथ ज्वाइन किया। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं क्या दिख रही है, यहाँ पे आपको ये जो दिख रही है ना, ये सारी की सारी क्या है, क्रॉस लिंकिंग है, इसलिए उसका नाम भी क्या है, क्रॉस लिंक पॉलीमर। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई कि पॉलीमर को क्लासिफाई किया है हम लोगों ने सबसे पहले ओरिजिन और सोर्स के हिसाब से, और फिर देखा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के हिसाब से उसके तीन मेजर टाइप है, लीनियर और स्ट्रेट चेन, सेकंड है ब्रांच चेन, थर्ड है क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर। लीनियर में वो स्ट्रेट है, ब्रांच में उसके अलग अलग ब्रांचेस है, और क्रॉस लिंक में क्या है,
बहुत सारे अलग अलग पॉलीमर है, उनको हम लोगों ने लिंक किया है एक दूसरे के साथ में, इसलिए उसका नाम भी क्या है, क्रॉस लिंक पॉलीमर। लो भाई जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलीमर की तरफ। चलिए भाई अब हम लोग देख रहे हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन को, जो क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। मतलब कैसे कैसे हम लोग पॉलीमर को क्लासिफाई कर रहे हैं, कैसे कैसे आपके पॉलीमर जो है वो पॉलीमराइजेशन में जा रहे हैं। मतलब अगर मुझे बोलना है जैसे कि उसमें अलग अलग टाइप रहेंगे कि वो इस टाइप से पॉलीमराइजेशन हो रहा है, वो इस टाइप से पॉलीमराइजेशन हो रहा है, तो कौन से बेसिस पे वो पॉलीमराइजेशन हो रहा है, कौन से मोड में वो पॉलीमराइजेशन हो रहा है, वो हम लोग देखने वाले हैं आपके नेक्स्ट टाइप में। तो लेट्स सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। चलिए देखते हैं उस पार्ट को। चलिए भाई तो अब देख रहे हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। चलिए देखते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये हम लोग कर रहे हैं पॉलीमर का ऑन द बेसिस ऑफ मोड। पहला है आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन, पहला टाइप जो है वो है आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। सेकेंड टाइप है आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को ही हम लोग स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं। और थर्ड टाइप है आपका रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये आप लोगों ने किया है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो किस बेसिस पे कैसे क्या हम लोग पॉलीमराइजेशन करवा रहे हैं वो जो है वो आएगा आपका इस कैटेगरी में। चलिए देखते हैं उसके फर्स्ट वाले टाइप को जिसका नाम है एडिशन पॉलीमराइजेशन, कि बेसिकली एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है, ठीक है। इसके डेफिनेशन को एक बार लिखते हैं। द प्रोसेस इन विच द पॉलीमर्स are formed by the addition of monomer without loss of any molecule। ठीक है, is called as addition polymerization। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा भाई कि जो भी एडिशन पॉलीमराइजेशन है उसका डेफिनेशन देखो क्या कहता है। जैसे कि इसका नाम ही है एडिशन, मैंने आपको बताया जैसे लोगों के नाम रहते वैसे उनके काम रहते। अब इसका नाम ही है एडिशन पॉलीमराइजेशन, मतलब ये जो पॉलीमर है ये तब फॉर्म होगा जब आपके मोनोमर्स को आप एक दूसरे के साथ में ऐड करेंगे। तो ऐसे पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को आप लोग क्या बोलेंगे, एडिशन पॉलीमराइजेशन, क्योंकि इसके नाम में ही आ रहा है एडिशन। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो इसके नाम में ही आपको एडिशन दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोसेस है जिससे ये पॉलीमर फॉर्म होता है उसमें बेसिकली क्या होता है, उसमें बेसिकली एडिशन होता है आपके मोनोमर का। जब एक मोनोमर दूसरे मोनोमर के साथ में ऐड होता है और ऐसे बहुत सारे मोनोमर एक दूसरे के साथ में ऐड होते हैं तो उससे जो भी आपका पॉलीमर बनता है उसका नाम होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन का मतलब ही एपी। आई होप सभी को क्लियर हुआ है। जब एक मोनोमर दूसरे के साथ में, दूसरा तीसरे के साथ में, तीसरा चौथे के साथ में, ऐसे बहुत सारे मोनोमर एक दूसरे के साथ में ज्वाइन होते हैं, ऐड होते हैं, तो ऐसे पॉलीमराइजेशन को आप लोग बोलते हो एडिशन पॉलीमराइजेशन। ऐड हो रहे हैं इसलिए एडिशन। अब एक चीज आपको जो यहाँ पे ध्यान रखना है वो ये है कि यहाँ पे कोई भी छोटे मोटे मॉलिक्यूल का लॉस नहीं होता। मतलब अगर ये एक मोनोमर है ये दूसरा मोनोमर है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ में ज्वाइन होंगे, फिर ये एक मोनोमर है ये दूसरा है, ये दोनों एक दूसरे के साथ में ज्वाइन होंगे। यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल का लॉस नहीं होता है। जैसा ये है जैसा ये है डायरेक्टली ये दोनों एक दूसरे के साथ में ऐड हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं। कुछ भी छोटे मोटे मॉलिक्यूल का लॉस नहीं होता।
इसलिए उसका नाम क्या है, एडिशन पॉलीमराइजेशन। सिर्फ मोनोमर का एडिशन हो रहा है और उससे पॉलीमर का फॉर्मेशन हो रहा है, किसी भी स्मॉल या छोटे मोटे मॉलिक्यूल का लॉस नहीं हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। जैसे कि इसका नाम ही है कंडेंसेशन, वहां पे आपने एडिशन नाम से ये समझा कि मोनोमर का एडिशन हो रहा था, यहाँ पे आपने कंडेंसेशन नाम से क्या समझा कि यहाँ पे जब मॉलिक्यूल ज्वाइन होंगे, यहाँ पे जब मोनोमर ज्वाइन होंगे तो वहाँ पे कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन का मतलब ही क्या होता है, कंडेंसेशन का बेसिकली मतलब होता है लॉस ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब ही लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल। आप लोगों ने देखा होगा ना कि जब पानी किसी चीज से रिमूव होता है, जब किसी चीज में से हम लोग वाटर को रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। आई होप सभी को पता है कि जब वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो यहाँ पे भी वही होने वाला है, लॉस होगा। अब ये लॉस कोई भी छोटे मोटे मॉलिक्यूल का हो सकता है, जैसे कि वाटर, इथेनॉल। चलिए देखते हैं इस प्रोसेस को। यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा, द प्रोसेस इन विच मोनोमर्स, ठीक है, द प्रोसेस, एक सेकेंड, द प्रोसेस इन विच पॉलीमर, एक अच्छे से डेफिनेशन के फॉर्म में लिखते हैं, है ना, क्योंकि डेफिनेशन अगर पेपर में आएंगी तो आपको आना चाहिए। द प्रोसेस इन विच पॉलीमर आर फॉर्म by joining the monomers together with the loss of small molecules like water, methanol, HCl, ammonia are called as condensation polymerization. ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या समझा, यहाँ पे आप लोगों ने ये समझा कि पहला टाइप था आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन, जिसमें मोनोमर्स जो थे वो एक दूसरे के साथ में ऐड हो रहे थे, ठीक है, इसलिए उसका नाम था एडिशन पॉलीमराइजेशन। वहां पे किसी भी छोटे मोटे मॉलिक्यूल का लॉस नहीं हो रहा था। सबसे काम की चीज कि यहाँ पे किसी भी छोटे मोटे मॉलिक्यूल का लॉस नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, विदाउट लॉस, मतलब यहाँ पे कुछ भी मॉलिक्यूल का लॉसिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसका नाम है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब ही होता है रिमूवल ऑफ वाटर, है ना। तो देखो वही वाली चीज यहाँ पे लिखी है मैंने, और यहाँ पे भी मोनोमर्स जो है वो एक दूसरे के साथ में ज्वाइन तो हो रही है, जाहिर सी बात है भाई, पॉलीमर तो तभी फॉर्म होता है जब मोनोमर एक दूसरे के साथ में ज्वाइन होते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, विद द लॉस, यहाँ पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल का लॉस होता है, एडिशन में लॉस नहीं होता, कंडेंसेशन में लॉस होता है। अब किसका किसका हो सकता है, वाटर का, मिथेनॉल का, HCl का, अमोनिया का। तो ऐसे पॉलीमराइजेशन को आप स्टेप ग्रोथ भी बोलते हो। याद रखना है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का ही दूसरा नाम है स्टेप ग्रोथ। पेपर में कभी कभी स्टेप ग्रोथ पूछा जाता है, तो अगर आपको पता नहीं कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को ही आप लोग स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बोलते हो, तो ऐसे केस में आप उसका आंसर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको उसका दूसरा नाम भी पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन को और उसके एग्जाम्पल्स को। चलिए देखते हैं, द पॉलीमराइजेशन और the process in which polymer are formed by opening of ring chain compounds are called as ring chain or ring opening polymerization. चलिए भाई अब देखते हैं इस चीज को कि यहाँ पे क्या बोल रखा है। यहाँ पे आपको ये बोल रखा है कि जैसे कि आपकी साइक्लिक ईथर जो रहते हैं या जो भी आपके साइक्लिक कंपाउंड जो रहते हैं, जैसे कि इसका नाम ही है रिंग चेन और रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। मतलब क्या होता है, जो भी कोई रिंग वाले कंपाउंड होंगे जिसमें रिंग होती है, तो वो जो रिंग है ना, वो रिंग ओपन हो जाती है। ये रिंग कैसी हो गई, ये रिंग आप लोगों ने ये देखा कि ये जो रिंग थी ये आपकी रिंग ओपन हो गई, इसलिए इस पॉलीमराइजेशन का नाम क्या है, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन।
क्योंकि इसका नाम ही है रिंग ओपनिंग, मतलब जाहिर सी बात है कि ये जो आपके पॉलीमराइजेशन का टाइप है इसमें रिंग जो है वो ओपन होती होगी, इसीलिए उसका नाम रिंग ओपनिंग है। तो बस भाई वही वाली चीज़ यहाँ पे हो रही है कि जो भी आपके साइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिनमें रिंग होती है, मतलब जो भी आपके रिंग चेन कंपाउंड होते हैं, उस रिंग का क्या होता है, उस रिंग का ओपनिंग हो रहा है। ये जो रिंग थी ये खुल गई, ये जो रिंग थी ये ओपन हो गई और उससे ये वाला पॉलीमर बना, इसलिए उसका नाम क्या है, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अब बेसिकली देखते हैं रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन के एग्जांपल्स। सारी चीज़ों के वैसे तो हम लोग एग्जांपल्स देख ही लेते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ आपके कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की, तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है टेरिलीन। टेरिलीन जो होता है वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता है, और जो भी आपका रिंग ओपनिंग है, रिंग ओपनिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल है लैक्टोन्स। ठीक है, एडिशन पॉलीमराइजेशन का आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, कि ये भी एग्जांपल दे सकते हो, एडिशन ऑफ अल्किल ग्रुप ऑन विनिल कंपाउंड। ठीक है भाई, तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा, तो ये था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, एडिशन, कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ, और तीसरा था आपका रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन, और ये रहे उनके एग्जांपल्स। ठीक है, जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो। चलिए भाई, अब थोड़ा आगे देखते हैं कि जो भी आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन है इसके भी अंदर में और बहुत सारी स्टेप्स होती है। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या बात है, आपने तो हमको ये भी नहीं समझाया, ये भी नहीं, सिर्फ डेफिनेशन बताई। सुनो भाई सुनो, अपने दिमाग के कंफ्यूजन को थोड़ा निकालो। जो भी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन था बुक में उसका एग्जाम्पल दिया था, बहुत बढ़िया तरीके से रिएक्शन भी दी थी, लेकिन वो रिएक्शन अभी अगर मैंने पढ़ा दिया ना तो उसका मैकेनिज्म आपको नहीं समझेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको रिएक्शंस के मैकेनिज्म नहीं समझाए। तो अगर मैंने अभी कंडेंसेशन का आपको वो रिएक्शन दिखा दिया, अगर मैंने अभी आपका रिंग ओपनिंग का वो मैकेनिज्म दिखा दिया, तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये चीज़ बाद में भी आने वाली है। ज़रा बुक के पेजेस टर्न करके देखो, ये रिएक्शन यहाँ पे भी दी है बुक में, और इसके बाद में मैकेनिज्म के साथ में फिर से दिया है। तो आप ही बताओ भाई, अगर मैं आपको मैकेनिज्म के बिना पढ़ा दूंगी तो क्या आपको समझ में आएगी क्या वो रिएक्शन? नहीं। अब बुक वालों को ये चीज़ नहीं समझती, उन्होंने क्या किया, कंडेंसेशन के साथ में वो रिएक्शन दे दी, बट बाद में फिर से वो रिएक्शन को उन्होंने दिया विथ मैकेनिज्म। तो क्या ये सही है? नहीं, गलत है ना। दो दो बार क्या तुम पगले जैसे रिएक्शन को दे रहे, और एक बार तो मैकेनिज्म को ही नहीं दिया, तो बच्चों को कहाँ से समझेगा कि मैकेनिज्म क्या है? तो इसलिए आप लोग टेंशन मत लो, बाद में इसका जो रिएक्शन है वो अलग से आया है विथ मैकेनिज्म, तो वो मैं आपको समझाने वाली हूँ। थोड़ा से 2-3 पेजेस टर्न करके देखो, फिर से वो चीज़ दी है। यहाँ पे रिंग ओपनिंग वाली जो चीज़ है, कुछ लोग सोचेंगे क्या बात कर रहे हैं, ये तो ये भी नहीं समझाया। अरे भाई, ये रिएक्शन का भी विथ मैकेनिज्म दिया है 2-3 पेजेस के बाद में। अगर अभी समझा दूंगी तो फिर मैकेनिज्म कैसे समझेगा? इसलिए अपन लोग एक साथ ही उस चीज़ को पढ़ेंगे। बुक वालों ने जो गलती की कि पहले भी दे दिया बाद में भी दे दिया, वो अपन नहीं करेंगे। इसलिए मैंने अभी आपको सिर्फ नाम बताया, रिएक्शन नहीं बताई। चलिए, अब हम लोग देखते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर कौन से 3 स्टेप्स होते हैं उनको। चलिए भाई, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं आपके एडिशन पॉलीमराइजेशन में। चलिए देखते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन को। तो बेसिकली जो भी आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है उसमें आपके टोटल 3 टाइप के स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है उसको हम लोग कहते हैं स्टेप नंबर 1, उसमें होता है आपके चेन इनिशिएशन। तो जो भी आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है उसमें जो स्टेप नंबर 1 है उसको हम लोग बोलते हैं चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन मतलब चेन जो होता है वो फॉर्म होना स्टार्ट होता है। चेन जो होता है उसका फॉर्मेशन इनिशिएट होता है, उसका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, इसलिए उसका नाम क्या है, चेन इनिशिएशन स्टेप। तो जो फर्स्ट स्टेप होती है उसको हम लोग कहते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे आपकी जो है फॉर्मेशन ऑफ चेन वो स्टार्ट होती है। फॉर्मेशन ऑफ चेन जो है वो इनिशिएट होती है और वो स्टार्ट होती है, इसीलिए हम लोग इसको चेन इनिशिएशन या चेन फॉर्मेशन स्टेप भी बोलते हैं। तो अब देखना जरा कि यहाँ पे बेसिकली होगा क्या। सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले स्टेप में यहाँ पे आप लोग लेंगे, अगर आपको बेंजोइल पेरोक्साइड लेना है तो आप बेंजोइल पेरोक्साइड लो। अगर आपको कोई और दूसरा पेरोक्साइड चाहिए तो आप दूसरा पेरोक्साइड भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिया है एसिटिल पेरोक्साइड। इसका नाम होता है एसिटिल पेरोक्साइड, जिसको मैंने अभी फिलहाल लिया है। अब देखो क्या होता है,
आपको बस इतना ही याद रखना है कि ये जितने भी एडिशन पॉलीमराइजेशन में स्टेप्स है वो सब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होते हैं, मतलब उनमें फ्री रेडिकल इन्वॉल्व होता है, इसलिए इन टाइप के मैकेनिज्म को आप लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी बोलते हो। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में बेसिकली क्या होता है वो चीज़ ज़रा समझ लो इधर। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में देखो क्या होता है, जब एक बॉन्ड टूटता है, सपोज ये है ए और ये है बी, तो जब भी कोई भी एक बॉन्ड टूटेगा तो देखो बेसिकली क्या होगा, एक बॉन्ड में हमेशा दो टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक बॉन्ड में। तो जब भी ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएगा, मतलब यहाँ पे बनेगा ए डॉट और यहाँ पे बनेगा बी डॉट। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि एक बॉन्ड में टोटल दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब भी बॉन्ड टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। ये तो हुआ आपका फर्स्ट टाइप। अब सेकेंड टाइप को देखते हैं। बेसिकली देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपके दो रेडिकल आसपास में हैं तो जब ये दो रेडिकल एक दूसरे के साथ में ज्वाइन होते हैं तो यहाँ पे आपका कुछ इस टाइप का कंपाउंड बनता है AB, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि दो टाइप से आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। पहला टाइप ये होता है जिसमें आपका एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है। अब एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, तो जब भी एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन एक स्पीसीज को मिलेगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन सेकेंड स्पीसीज को मिलेगा। सेकेंड तरीका ये है कि अगर एक स्पीसीज के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ में कंबाइन हो सकते और एक बॉन्ड को फॉर्म कर सकते। तो ये दोनों स्टेप आपके फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होती है। चलिए देखते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे देखो क्या होगा, जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ। दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैं यहाँ पे आधा ही एरो क्यों यूज कर रही हूँ। देखो ना, आपने देखा होगा कि मैं हर तरफ ऐसा आधा ही एरो यूज कर रही हूँ। आधा ही एरो क्यों यूज कर रही हूँ, मैं पूरा एरो क्यों नहीं यूज कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को इधर भेज रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को इधर भेज रहे हैं, तो इधर भी आधा इलेक्ट्रॉन है, इधर भी आधा है ना। कहना मुझे यहाँ पे ये है, जरा इधर देखो, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है। क्या दोनों इलेक्ट्रॉन एक तरफ है क्या? नहीं, एक इधर है, एक इधर है, इसलिए आधा इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ, आधा इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ। इसलिए हम लोगों ने हर तरफ हाफ एरो को यूज किया। याद रखना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में अगर आपने गलती से भी फुल एरो को यूज कर दिया तो वो पूरा का पूरा पेज ही आपका वो काट के आपको जीरो दे देगा। रीजन ये है क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में सिंगल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, इसलिए हम लोग हाफ एरो का ही यूज करते हैं। याद रखना इस चीज का, भूले तो गए। फिर रिएक्शन अगर सही भी लिखी बट अगर एरो पूरा दिया तो वहां पे जीरो मार्क मिलेगा। ये कोई बताता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बन रहा है, ये है CH3, ये है आपका C डबल बॉन्ड O, ये है आपका O। अब CH3 के जगह पे मैं बुक के जैसा R ले लेती हूँ। रीजन ये है कि अगर मैंने पहले CH3 लिया और बाद में R लिया तो आपको बाद में प्रॉब्लम जाएंगी, तो अपन उसको R ही ले लेते क्योंकि R का मतलब ही अल्किल होता है। तो R C डबल बॉन्ड हो O, ठीक है। ये एक पहला रेडिकल बना। सेकेंड रेडिकल क्या बना, सेकेंड रेडिकल भी आपका वही बना, ठीक है। जरा ध्यान देना, जब ये वाला बॉन्ड टूटता है तो एक रेडिकल इसके पास जाएगा, तो एक रेडिकल इसके पास गया, और एक रेडिकल इसके पास जाएगा, तो एक रेडिकल इसके पास गया। तो मैंने ये बॉन्ड को तोड़ा, और जब बॉन्ड टूटता है तो एक इसके पास, एक इसके पास, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ठीक है। अब देखो और आगे क्या होगा, फिर आगे क्या होता है, ये वाला बॉन्ड भी आपका टूटेगा। कौन सा वाला, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड भी आपका टूटेगा, और ये वाला बॉन्ड भी आपका टूटेगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे बनेगा आपका R, यहाँ पे भी बनेगा आपका R, ठीक है। जब ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, जब ये बॉन्ड टूटेगा, एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो R के ऊपर में एक रेडिकल आएगा, ठीक है। इसी के साथ में और क्या बन रहा है, इसी के साथ में आपका बनेगा CO2। ये क्या है, ये आपका CO2 है, तो ये CO2। और क्या बन रहा है, और इधर साइड में भी आपका क्या बन रहा है भाई, और इधर साइड में भी आपका बन रहा है R प्लस CO2, ठीक है। तो ये भी आपका एक रेडिकल है। तो ये हुआ आपका स्टेप नंबर 1, जिसमें चेन का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, जिसमें चेन का फॉर्मेशन इनिशिएट हुआ, इसलिए इसका नाम है चेन इनिशिएशन स्टेप। आपने पेरोक्साइड को लिया, इसको बोलते हैं पेरोक्साइड। आपने पेरोक्साइड को लिया, जनरली हम लोग पेरोक्साइड को लेते हैं क्योंकि पेरोक्साइड ब्रेक होते हैं और ये सनलाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। ये बॉन्ड जब टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ, एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, फिर ये वाला बॉन्ड टूटा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ, एक इसकी तरफ, जिससे CO2 बन गया। फिर ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ और एक इसकी तरफ, जिससे ये भी CO2 बना। अब देखो क्या हुआ,
ज़रा आगे बढ़ते। अब हम लोग लेंगे स्टेप नंबर 2 को। तो स्टेप नंबर 2 में देखो क्या होता है। स्टेप नंबर 2 में एक सेकेंड, स्टेप नंबर इसी में एक और स्टेप है आगे का, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें एक और चीज़ होती है ए और बी। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे उठा के लाएंगे, इस चीज़ को यहाँ पे उठा के लाएंगे। ये है आपका आर रेडिकल। इसमें देखो क्या डालेंगे, इसमें डालेंगे हम लोग विनिल क्लोराइड या विनिल कंपाउंड इसमें डालेंगे। इसको क्या बोलते हैं, इसको विनिल बोलते हैं, विनिल कंपाउंड। ठीक है, अब देखो क्या होगा, जब ये वाला एक डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, विनिल कंपाउंड। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ना भाई, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ में कंबाइन होंगे। इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, दोनों एक दूसरे के साथ में कंबाइन होंगे। देखना यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये है आपका R, ये है आपका CH2, ये है आपका CH और ये है आपका Y। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, जब भी एक के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन है, जब वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते तो एक बॉन्ड बनता है। मतलब ये दोनों के बीच में जाहिर सी बात है एक बॉन्ड के फॉर्मेशन होगा। और ये वाला जो रेडिकल है वो एज इट इज है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में आपने क्या देखा कि जो भी चीज़ आपकी फॉर्म हो रही थी उसको आपने पकड़ के लाया, उसकी रिएक्शन कराई विनाइल कंपाउंड के साथ में। तो विनाइल के पास में 2 रेडिकल थे, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों कंबाइन होंगे और यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। और इसका इलेक्ट्रॉन एज इट इज है। इसके इलेक्ट्रॉन को अपन ने हाथ नहीं लगाया, सिर्फ ये दोनों इलेक्ट्रॉन को कंबाइन करवाया। चलिए अब देखते हैं अपनी स्टेप नंबर 2 को। स्टेप नंबर 2 में होता है आपका चेन प्रोपोगेशन। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, स्टेप नंबर 2 में आपकी जो चेन है वो प्रोपोगेट होती है। प्रोपोगेट का मतलब ही आपकी जो चेन है वो एक दूसरे के साथ में ज्वाइन होकर बड़ी सी चेन बनती है, मतलब ही चेन का एलोंगेशन होता है। तो आप इसको पकड़ के लाएंगे स्टेप नंबर 2 में। R CH2 CH Y टाइम्स ये रेडिकल है। ठीक है, ये है आपका रेडिकल। ठीक है, इसकी रिएक्शन आप लोग किसके साथ करेंगे, इसकी रिएक्शन आप लोग फिर से साथ करेंगे विनिल के साथ में, फिर से विनिल के साथ में। अभी देखो क्या होगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, ये जब बॉन्ड टूटेगा तो एक रेडिकल यहाँ आएगा, एक रेडिकल यहाँ आएगा। फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ में कंबाइन होगा। और अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये है आपका R, ठीक है, ये है CH2, ठीक है, ये है आपका CH और Y। फिर यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे है आपका CH2 CH और Y। यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। जब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होते तो वो लोग कंबाइन होकर एक बॉन्ड बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों के बीच में भी एक बॉन्ड बना और ये वाला जो रेडिकल था वो एज इट इज। ठीक है, अब देखो क्या होगा, स्टेप 3। स्टेप 3 जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप। स्टेप 3 जो होता है उसको कहा जाता है चेन टर्मिनेशन स्टेप या चेन टर्मिनेशन प्रोसेस, जिसमें आपकी जो चेन है उसका फॉर्मेशन स्टॉप होता है। चेन फॉर्मेशन स्टॉप्स, चेन जो होती है उसका फॉर्मेशन होना बंद होता है, टर्मिनेट होता है, इसलिए अपन उसको बोलते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो जो भी चीज़ आपकी यहाँ पे बनी है उसको हम लोग यहाँ पे पकड़ के लाएंगे। ठीक है, देखना जरा कैसे। ये है आपका R, ये है CH2, ये है CH Y टाइम्स CH2 CH Y टाइम्स, जैसा था वैसा यहाँ देख के लिख दिया। और यहाँ पे एक रेडिकल था। इसी चीज़ को एक और बार ऐसा लिखेंगे उल्टे फॉर्म में। देखो कैसे, यहाँ पे कैसे लिखेंगे CH, बिल्कुल इसको उल्टे फॉर्म में लिखो Y टाइम्स। ठीक है, फिर क्या है, फिर है CH2, फिर है CHY, फिर है CH2, फिर है R। ठीक है, और यहाँ पे भी एक रेडिकल। मतलब चेन टर्मिनेशन में क्या कर रहे हैं, जो भी चीज़ फॉर्म हुई है उसकी डुप्लीकेट एक और बार लिखेंगे, लेकिन उसको उल्टे तरीके से, क्योंकि आपको चेन को टर्मिनेट कराना है। तो इसको लिखेंगे और दूसरा वाला उसका उल्टा। अब क्या होगा, यहाँ पे भी एक रेडिकल है, यहाँ पे भी, ये दोनों एक दूसरे के साथ में कंबाइन हो जाएंगे और एक बहुत बड़ा रेडिकल फॉर्म होगा। R CH2 CH Y टाइम्स, CH2 CH Y टाइम्स। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा CH Y टाइम्स, एक सेकेंड, CH Y टाइम्स CH2 CH Y टाइम्स CH2 R। अब यहाँ पे देखो आप लोगों ने क्या देखा, ये इसके साथ कंबाइन हो रहा है तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना। तो देखो भाई, इन दोनों के बीच में एक बोला बॉन्ड बना क्योंकि ये इसके साथ कंबाइन हुआ। अब यहाँ पे आप लोग ये देखते हो कि यहाँ पे भी आपको एक रेडिकल दिख रहा है, मतलब आगे का स्टेप होगा। यहाँ पे भी आपको रेडिकल दिख रहा है, मतलब आगे का भी स्टेप होगा।
यहाँ पे भी आपको रेडिकल दिख रहा है। अब बताओ क्या यहाँ पे कहीं पे आपको रेडिकल दिख रहा है? क्या कहीं पे यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? नहीं। तो क्या अब और कोई स्टेप होगी? नहीं। रीजन ये है अब और कोई स्टेप इसलिए नहीं होंगी क्योंकि यहाँ पे आपको कहीं पे भी डॉट नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपको कहीं पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपको कहीं पे भी फ्री रेडिकल नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आपकी चेन टर्मिनेशन स्टॉप होती है और ये बनता है आपका एडिशन पॉलीमर। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एडिशन पॉलीमर। ठीक है। अब बुक में आप लोग बोलेंगे मैम बुक में तो n+1 दिया है। अरे भाई n+1 लिखो या n लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मत सोचना कि बुक में सही है मैम का गलत है। पॉलीमर तो कैसे भी बन सकते हैं भाई। ठीक है। तो ये इतने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है भाई आपके, समझ में आ रहा है? एडिशन पॉलीमराइजेशन में पहला चेन इनिशिएशन, जिसमें चेन का इनिशिएशन स्टार्ट होता है, चेन का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। सेकेंड चेन प्रोपोगेशन, मतलब जिसमें चेन जो है वो बड़ी होती है, प्रोपोगेट होती है, एलोंगेट होती है। तीसरा चेन टर्मिनेशन, जिसमें चेन का फॉर्मेशन स्टॉप होता है। जो भी चेन स्टेप नंबर 2 में फॉर्म हो रही है उसी को उल्टा एक और बार लिखना, उल्टा लिखना और उन दोनों को जोड़ देना। अब यहाँ पे कोई भी डॉट नहीं है, मतलब आगे चेन बिल्कुल भी बनेगी नहीं। यहाँ पे चेन का फॉर्मेशन स्टॉप होता है, चेन का फॉर्मेशन एंड होता है, मतलब इसको चेन टर्मिनेशन स्टेप भी बोलते हैं। Thank you very much for watching this video. Keep watching my video. Please do like, share, comment and subscribe to our channel.